हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज गोहिल वंश की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, गोहिल वंश पूरे भारत में, पूरे राजपूताना में काफ़ी प्रसिद्ध और रहा है। तो दोस्तों देखना, इसके प्राचीन नाम थे। अगर हम प्राचीन बौद्धकालीन इसकी राजस्थान राजपूताना काल में इसका नाम देखें तो सीवी है, यानी गणराज्य था। और इस सीवी की जो राजधानी थी वो मध्यमयका थी दोस्तों। इसे बाद में प्रागवाट, मेदपाट भी कहा जाता। मेदपाट कहने का कारण दोस्तों, यहाँ पर मेद जाति अत्यधिक रहती थी, इसलिए जो मेदपाट था वो धीरे धीरे अपने अपभ्रंश भाषा में बदलते हुए मेवाड़ हो गया दोस्तों। ओके, अब ये विश्व का एकमात्र ऐसा प्राचीन राजवंश है जिसने एक ही जगह पर सबसे ज़्यादा राज करने वाला राजवंश है ये मेवाड़ का गोहिल वंश और सिसोदिया वंश। दोस्तों, इस वंश की 24 शाखा है मुणोत नैन्सी और कर्नल टॉड के अनुसार। ये ध्यान रखना आप, 24 शाखा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शाखा है वो चित्तौड़, उदयपुर, वागड़, इनकी सबसे महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि इस गोहिल वंश का नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों देखना, ये एक मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ कि वल्लभी साम्राज्य, जो गुजरात का जो वल्लभी है, वहाँ पर कंवरसेन नाम का एक व्यक्ति शादी करता शासक था। सुभद्रा उसकी पत्नी थी। सुभद्रा ने सूर्य के मंत्र बोले और गलत उच्चारण हो गया और उसके एक पुत्र जन्म लिया। और वह पुत्र बाद में शिलादित्य कहलाया। शिलादित्य भी कहने का कारण है कि जब ये विद्यालय में, आश्रम में इसने भर्ती हुआ, एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, तब इसके पिता का नाम नहीं था। तो इसको बच्चे चिढ़ाते थे। तो एक दिन नाराज़गी से अपनी माँ से कहता, या तो मेरे पिता की नाम बता, अन्यथा मैं तेरी आज हत्या कर दूंगा। तब सूर्य भगवान स्वयं उपस्थित रहते और इसे आशीर्वाद स्वरूप एक शिला पत्थर देते हैं और उनको ये कहते हैं तू मेरा ही पुत्र है। उसके बाद इनका नाम शिलादित्य हो जाता है। लेकिन शिलादित्य के समय भी मलेच्छों के आक्रमण हो जाते और उसकी पत्नी जो पुष्पावती थी वो यहाँ नहीं थी, वो गर्भवती थी। जब वो वहाँ से वापस आती है तो उसे मालूम पड़ता कि शिलादित्य मारा जा चुका है और मलेच्छों का वल्लभी पर अधिकार हो गया। तब वह एक गुफा में रहकर अपने पुत्र को जन्म देती है और गुफा के कारण इसका नाम गुहादित्य होता है और ये बहुत प्रसिद्ध शासक होता है दोस्तों। इसीलिए गुफा के आधार पर गोहो, गोहिल, गुहोदत्त और इस कारण इस वंश का नाम है जो गोहिल वंश हुआ दोस्तों। तो आपको याद रखना है। बाद में इसी पुष्पावती है जो कमलावती ब्राह्मण को छोड़ के चली जाती है और ब्राह्मणी वो धीरे धीरे मेवाड़ क्षेत्र में नागदा में आ जाती है और वहीं पर रहने लग जाती है दोस्तों। आगे दोस्तों, इन मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है दोस्तों, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से समझौता नहीं किया और इसका सामना किया और हिंदू धर्म की रक्षा की। इस कारण इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है दोस्तों। ये मतलब इनका एक कथन भी है दोस्तों, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। ये मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह भी है, 2 सूरज ढाल के बीच में ये लिखा हुआ भी है, इसलिए इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। हमेशा जब भी मुस्लिम आक्रांताओं के अधिकार हुआ तो हिंदुओं ने आशा भरी किरण से इन मेवाड़ के शासकों के सामने रखा था। इसलिए यहाँ पर सनातन धर्मी जितने भी थे, इन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं का सूरज है दोस्तों। अब दोस्तों, एकलिंग जी, ये मेवाड़ का शासक, इनको मेवाड़ का शासक कहा जाता है और मेवाड़ के जो शासक थे उनके इष्ट देवता थे दोस्तों। जी यहाँ फोटो बताया गया दोस्तों, वो एकलिंग जी का ऊपर जो चित्र है देखना आप, ये जो बताया गया, ठीक है ना दोस्तों। एकलिंग जी का चित्र है जो ये मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ के महाराणा या दीवान के रूप में काम करते। जो नीचे लिखा हुआ दीवान, मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान के रूप में कार्य ग्रहण करते थे दोस्तों। अगला है देखना, इसी संबंध से एक शब्द आस्का लेना। मेवाड़ के शासक जब भी कहीं बाहर जाते थे तो एकलिंग जी से आज्ञा लेके बाहर जाते थे और इस प्रकार की प्रणाली को जो उनसे आशीर्वाद लेके बाहर निकलते थे, इसको आस्का लेना कहते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मेवाड़ के शासकों के अलग अलग मत है। अबुल फजल, ओजा, नैन्सी, टॉड, गोपीनाथ और भंडारकर। तो अबुल फजल ने ईरान के नौशाद खां के वंशज इनको बताया गया दोस्तों। ओके, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और नैन्सी ख्यात में मुणोत नैन्सी ने इनको सूर्यवंशी माना, यानी भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना दोस्तों।
टॉड ने इनको विदेशी माना खान पान रहन सहन के आधार पर। एक तो ये याद रखना दोनों, ये सूर्यवंशी थे जो पंडित ओझा और नैन सिंह कहते हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने इनको ब्राह्मण कहा, क्योंकि बापा रावल के इतिहास में बहुत सारी जगह एक शब्द मिलता है विप्र, और विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण दोस्तों। तो इन आधार पर इनको ब्राह्मण माना गया दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। आगे बापा रावल जो बहुत ही प्रसिद्ध स्टार्ट के शासक हुआ, इनकी छवि देख लीजिए आप। ये बहुत लंबे चौड़े थे, 24 फुट की धोती पहनते थे, एक टाइम में 2 भेड़ खा लेते थे। बहुत महान शासक हुए, मेवाड़ के प्रारंभिक शासक। वास्तविक नाम इनका काल भोज था दोस्तों। रावल इनकी उपाधि ली थी इन्होंने जब मध्य एशिया तक सलीम का सामना किया था। तो खुरासन में आज भी एक नाम चलता दोस्तों, रावल दोस्तों। तो ये बापा रावल की उपाधि थी। अब इनको जो साम्राज्य मिला, मैंने कहा ना ये गोपादित्य के पुत्र थे, गोपादित्य और गोपादित्य के वंशज थे, ये पुत्र थे बापा रावल। तो बापा रावल कमलावती के साथ नागदा क्षेत्र में अगर ब्राह्मणों की गाय चराते थे दोस्तों, ठीक है। और हर एक दिन एक गाय हमेशा अपना दूध मैं इस एकलिंग जी जो मंदिर है वहाँ पर नीचावर कर देती थी, और ब्राह्मणी हमेशा आरोप लगाती थी कि बापा रावल, बापा तो मेरा गाय का दूध पी जाता। तो बापा रावल ने कहा कि मैं नहीं पीता हूँ। तब बापा रावल उस दिन उस गाय का पीछा करते और जाते कि गाय एक गुफा में जाती है, और गुफा में एक पत्थर पर अपना पूरा दूध नीचावर कर देती, और सामने एक ऋषि बैठे थे, और उस ऋषि का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि उसी समय उनसे कहता है कि बापा बोल क्या चाहिए, कल मेरे पास आना। तो बापा रावल दूसरे दिन हरित ऋषि के पास जाता, तो हरित ऋषि उनसे कहता कि मेरे मुंह से जो पीक आ रहा है वो पीक तो तेरे मुंह में ले लेना और तेरा सारा आशीर्वाद पूजा हो जाए। तो बापा देखना इस फोटो में बताया गया कि जो आशीर्वाद स्वरूप बापा रावल आगे जा रहे हैं, आकाश में पुष्पक विमान से उड़ रहे हैं, और बापा रावल उनसे आशीर्वाद स्वरूप मेवाड़ का। तो बापा रावल को वो आशीर्वाद स्वरूप अपना साम्राज्य दे देते हैं। कहता कि तू जहाँ जहाँ तेरा पाँव रहेगा वहाँ वहाँ तेरा राज रहेगा, क्योंकि ठीक इनके पाँव पर गिर गया था। तो कहता जहाँ तक तेरा पाँव रहेगा वहाँ पर मेवाड़ का साम्राज्य रहेगा। बाद में मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह ने बेगनाथ का अभिलेख लिखाया सिसारमा में, और उस सिसारमा में बापा रावल ने किस प्रकार मेवाड़ का साम्राज्य हासिल किया था, इस पर इसका पूरा वर्णन लिखा हुआ दोस्तों। आगे दोस्तों कि जब बापा रावल ने नागदा को राजधानी बना दिया और आसपास साम्राज्य राज कर रहे थे, तब ये धीरे धीरे चित्तौड़ में मौर्य शासक मान मौर्य का अधिकार था, और वो चित्तौड़ का शासक था। बापा रावल इसकी सेवा में चले गए, लेकिन मान मौर्य के समय मुगल आक्रमण सलीम के नेतृत्व में हुआ। मान मौर्य ने लड़ने से मना करने पर बापा के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। बापा जीता, और बापा ने उनका लंबे पूरे के जब तक ईरान से आगे तक इनका पीछा किया, उनको भगाया, और वापस आके इन्होंने गजनी पर अपने पुत्र को शासक भी नियुक्त किया। सलीम की पुत्री से विवाह भी किया दोस्तों, और हर 50 किलोमीटर बाद में चौकिया बैठा गया। इसका ये परिणाम निकला दोस्तों कि कम से कम 1000 वर्ष तक दोबारा मुगलों की या मुस्लिमों की इतना हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस इस जो सनातन धर्मी जहाँ सिंधु के इस प्रकार जिसको हिंदुस्तान या भारत कहा जाता है आक्रमण किया नहीं किया दोस्तों। यही था बापा रावल का बड़ा पराक्रमी शासक था दोस्तों, और इस जीत की उपलक्ष्य में उन्होंने 3 उपाधियाँ भी धारण की थी दोस्तों। आगे मैं बताता हूँ आपको, 3 उपाधियाँ धारण की थी, और ये उपाधियाँ थी दोस्तों हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना, ये इन्होंने सलीम को परास्त करने के उपलक्ष्य में, और इसी की वजह से इन्होंने इस उपलक्ष्य विजय के उपलक्ष्य में अपने एकलिंग जी नाथ का मंदिर भी बनाया, जो पाशुपत संप्रदाय के प्रधान पीठ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बापा रावल का देखना, एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया था? बापा रावल। और इसकी जो 4 दीवारी बनाई थी वो दोस्तों मोकल द्वारा निर्मित थी। ये बापा रावल था जिसने 734 पर चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया था। और ये जानकारी जो हमें मिलती है वीर विनोद से, मान मौर्य ने, वीर विनोद श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उसे मान मौर्य से कैसे प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वह नागदा थी, और इसकी कुल देवी जो थी स्टार्ट में वो राष्ट्र सैनी थी दोस्तों। ये वही रावल बापा रावल थे जिन्होंने वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर की स्थापना की थी दोस्तों। आज वही उसी रावलपिंडी को हम इस्लामाबाद कहते हैं, और वो पाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी भी थी। बापा रावल ने सलीम को चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद तांबे और स्वर्ण के सिक्के भी चलाए थे। स्वर्ण के जो सिक्के थे वो
15 ग्रेन के दो दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों। आगे इसके बाद जो इसका दूसरा वंशज जो शासक बनता है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण शासक था बापा रावल के बाद, वह अल्हट बनता है, और उसका जो उपनाम था दोस्तों वह आलो रावल। इसने एक प्रथा, कुलीन प्रथा शुरू की थी। मतलब ये मेवाड़ का पहला शासक था जो ऐसा आराम से नौकर चाकर रखना और किस प्रकार अपने आप को अलग दिखाना, जिसको कुलीन प्रथा या नौकरशाही प्रथा कहा गया। ये राजधानी है दोस्तों जो इसने आयड़ को बनाई थी, यानी कि मेवाड़ की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह दोस्तों नागदा थी, और नागदा के बाद दूसरी राजधानी बनी थी दोस्तों आयड़, और आयड़ को बनाने वाला दोस्तों अल्हट था। वहीं पर हमारे बनास नदी के किनारे पर वर्तमान में आयड़ में, जहाँ आयड़ की सभ्यता में मिलती है, ताम्र युगीन थी दोस्तों। इसने एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता कि मेवाड़ के किस शासक ने हूण राजकुमारी से विवाह किया था, उसका नाम हरिया देवी थी। इन्होंने आयड़ में एक मंदिर का निर्माण भी किया था जिसका नाम था दोस्तों वराह का मंदिर दोस्तों। ओके, इसके बाद जो पराक्रमी शासक हुए दोस्तों विक्रम सिंह के पुत्र थे रण सिंह। इसके दो पुत्र हुए दोस्तों, देखना, एक सेम सिंह दोस्तों और दूसरा राहाप। ठीक है दोस्तों, राहाप में रण सिंह को जो राहाप में, मतलब रण सिंह के पुत्र राहाप को सिसोदा ग्राम मिला था, जहाँ पर इसने राणा या सिसोदिया वंश अपने पिता के नाम से, मतलब अपने पिता का नाम पीछे लगाना शुरू किया राहाप ने, यानी राहाप राणा। और बाद में अमीर जो शासक बना, चित्तौड़ का शासक बना था, वो इसी शाखा का वंशज था। लेकिन इस समय रावल शाखा पढ़ रहे हैं अपन, तो सेम सिंह के जो वंशज थे वो रावल शाखा से थे। और सेम सिंह के दो पुत्र हुए दोस्तों, एक सामंत सिंह और दूसरा कुमार सिंह। दोस्तों सामंत सिंह के समय जालोर के कीर्तिपाल का आक्रमण हुआ, लेकिन वो इस आक्रमण में पराजित हो गया, और वह डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जिसको हम वागड़ बोलते हैं, वहाँ पर जाके शरण ली। लेकिन कुछ समय बाद कुमार सिंह ने वापस कीर्तिपाल को पराजित कर दोस्तों नागदा पर अधिकार कर दिया। बाद में कुमार सिंह के जो पुत्र थे जयद्रथ सिंह, वो बहुत, मतलब उस समय रावल शाखा का बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, जिसके स्वर्णकाल भी कहा जाता है, जिसने वापस नागदा पर अधिकार किया, चित्तौड़ को भी जीता, चित्तौड़ पर भी अधिकार किया दोस्तों। और जो सामंत सिंह की जो पत्नी थी कर्म देवी, वो बहुत पराक्रमी थी, जिसने कुतुबुद्दीन का सफलतापूर्वक सामना किया था। तो ये दोस्तों थी आज की अपनी क्लास। देखना आप, रण सिंह के दो पुत्र सेम सिंह और राहाप से राणा शाखा, सिसोदिया शाखा, और सामंत सिंह से वही रावल शाखा चलेगी। इसके बाद जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, और अंतिम शासक पढ़ेंगे दोस्तों अपन रतन सिंह। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।